अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। बिलाखिर अब लगता है कि मुज़ाकरात की कहानी कुछ चल पड़ी है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उसमें लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम साथ सज़ाएँ भी, उनका अमल भी तेज़ हो गया अदालतों की तरफ से। तो ये मुज़ाकरात कितने नतीजा खेज साबित हो सकते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वैसे आपके वक्त का सबसे पहले तो ये बताएं कि बिलाखिर हुकूमत मान गई है कि चले हम भी मुज़ाकरात करते हैं। पहले तहरीक इंसाफ नहीं थी मान रही, और अब क्या ये आपको लगता है ये स्टेलमेट खत्म हो जाएगा, किसी तरफ बात ढुकेगी, जाके कुछ आगे बढ़ेगा पाकिस्तान? मरवत साहब जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई और सियासी मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, पहली दफा रिजीम चेंज के बाद जो है वो टेबल पे इस उम्मीद के साथ बैठ रही है कि शायद मुल्क जिन गंभीर मसाइल से दो चार हैं उसका हल सियासी कुव्वतें निकाल सके। जो ही ये मुज़ाकरात के सिलसिले ने शोर पकड़ा और पार्लियामान के अंदर और बिलखसूस जब स्पीकर साहब ने इसमें ज़ाती दिलचस्पी दी, तो इसके फौरन बाद देखा कि दोनों अतराफ से और बिलखसूस चंद जो है नाम निहाद साफी, इन्होंने इस मुज़ाकरात में कड़वाहट डालने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दी। अचानक जो है मिलिट्री ट्रिब्यूनल का फैसला भी आ जाता है, और इसी दौरान जो है खान साहब का मुकदमा जो है वो पीर के रोज फैसले के लिए मुकर्रर हो जाता है। तो इससे मैं जो है ये अफसोस कर रहा हूँ कि शायद कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जो सियासी कुव्वतों के बीच मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन एक एहसास अगर तमाम सियासी कुव्वतों को हो कि ये आखिरी मौका है मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस जो है वो अब इतना मार खा चुकी है और इतना नुकसान कर चुकी है, और इसमें जो खान साहब की काल है जिसके लिए बड़ी मिन्नतें तरले हुए और बड़ी दुआएं हुई कि थोड़ी देर के लिए मौखर हो जाए, तो न कि सिर्फ बात यहाँ पे रहेगी बल्कि दोबारा हम एहतजाज का भी रास्ता अपनाएंगे। तो लिहाजा हमारी तमाम उम्मीदें जो हैं अब इस मुज़ाकराती कमेटी के आउटकम से हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आप मेरी इतलात के मुताबिक जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है आपने उसको खुशाइन करार दिया है और अपनी पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ भी दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई मुज़ाकराती कमेटी का ड्राफ्ट मौजूद है, या उस ड्राफ्ट में बानी चेयरमैन जो हैं उनकी रिहाई एजेंडे में शामिल है? कोई ऐसी इतलात है तो काइंडली हमसे शेयर करें। देखिए, ड्राफ्ट में वो सारी चीजें हैं जो मुतनाज़ा है, चाहे वो बुनियादी इंसानी हकूक हो जिन पर अगार हुई है, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो सियासी कैदियों पर शमूलियत बानी चेयरमैन पीटीआई की कैद व बंद हो, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, और बहुत सारे और मसले हैं। लेकिन इसमें कोई इस तरह कदगन नहीं है कि ये मसला होगा या नहीं होगा। फरीकेन जो हैं वो अपने तमाम मसाइल टेबल पे रखेंगे और तमाम जो हैं वो एड्रेस होंगे, और शायद ये कोशिश होगी कि जेन्युइनली अगर इखलास है जेन्युइनली और क्या हल होना चाहिए, और ये टीवार है, ये ओपन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक पार्टी जो है 10 डिमांड ले आए और दूसरी जो है लाजिमन जो है गुफ्तो सुनीद होगी, और गुफ्तो सुनीद के नतीजे में ये पूरी कौम की तवक्को जो है अब इन मुज़ाकराती टीमों से वाबस्ता है कि कौम की फलाह में पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक दायमी हल दें। एक भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्दू में हम कहते हैं बेल मंडेर चढ़ना। आपको ये मुज़ाकराती कमेटी जो है, अगर मैं आपको कहूँ 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट में से कितने % आपको लग रहा है, कितने पॉइंट ये मुज़ाकराती कमेटी कामयाब हो सकती है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फिलहाल जो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो पहले मौके पे शायद जो एमरजेंट जो अर्जेंट मसले मसाइल हैं, जिस तरह या ट्रिब्यूनल से फैसले आए या जिस तरह जो है खान साहब या सियासी क़यादत की गिरफ्तारी है या 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पैदा होने वाली
जो कौम पे मुसल्लत हालात हैं, ये इन 3-4 चीजों को जो है पहले लेगी, ताकि DOR भी दौरान मुरतब हो सके, थोड़ा सा ट्रस्ट भी डेवलप हो सके, थोड़ी सी फरीकें एक दूसरे को जगह भी दे सके और रिलीफ भी दे सके। और मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पहले मरहले में सियासी जो असीरान हैं उनकी रिहाई मुमकिन है, और जब खान साहब खुद बाहर आएंगे तो शायद मजीद मुज़ाकरात जो हैं वो खान साहब की सतह पे जो पार्टी के हेड्स हैं उनके लेवल पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि ताकतवर से बात होगी, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो कमेटी बनाई उन्होंने कहा ये सबसे बात करेगी। तो आप समझते हैं कि हट गए खान साहब इस मौक़िफ़ से, और अब क्या एस्टेब्लिशमेंट भी बात करने को तैयार होगी, वो भी मानेगी उन फैसलों को जो ये मुज़ाकराती कमेटीज करेंगी आपस में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने से कबल ये इज़हार किया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी भी ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों के थ्रू हो, और बाद में जो भी DOR मुरतब हो इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया जाए। तो लिहाजा जहाँ तक आपने खान की बात की है कि देखिए ये सियासत है, और सियासत में खान साहब ने उस वक्त कहा था कि जी बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से, जो सियासी कुव्वत है उनके साथ उनको भी मिला के बात होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदालतों से फैसलों में तेज़ी आ रही है, और बल्कि जो अदालतों में मामला बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, फिर उसके बाद अब कल मुतवक्के है कि 190 मिलियन पाउंड में जो महफूज फैसला है वो सुना दिया जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी खान साहब को सजा हो जाएगी। ऐसे माहौल के अंदर मुज़ाकरात कैसे बढ़ेंगे आगे? पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं, ये मिलिट्री कोर्ट्स इनको नहीं कहा जाता है कानूनन, ये कोर्ट्स नहीं है, ये अदालतें नहीं है, इनको मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ट्रिब्यूनल अदालत नहीं होती है, और ये जो फैसले आए हैं सिविलियन की जो सजायाबियां हुई हैं, जो 3 साल से किसी भी सूरत में अगर कानून का इतलाक सिविलियन पे होता है तब भी 3 साल से ज्यादा सजाएं नहीं दे सकते हैं। ये सजाएं जो है मिलिट्री ट्रिब्यूनल की सजाएं जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक से हमेशा दुनिया के हर जुरिस्डिक्शन में मुतसादिम रही है, क्योंकि ये फौजी तरीके अदालत व इंसाफ होगा, और उन्होंने जो है जिनको गिरफ्तार किया है अब वहां पे ट्रायल किस तरह हुए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी हमने सजाएं तो दे दी है, फैसला नहीं दिया है। फैसला भी तो आगे करे, कौन देख ले कि कौन से शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पे आपने लोगों को सजाएं दी हैं। अगर आपने 4-5 वीडियो फुटेज, पूरे मुल्क की 4-5 वीडियो फुटेज जो है अब मीडिया पे चल रही है, और वो जनाब कोई बंदा है किसी आर्मी इंस्टॉलेशन के गेट के आगे खड़ा है, तो जनाब अली इससे आपने अखज़ कर लिया कि वो सजावार हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब 9 मई के मुल्जिमान जो है वो सजा पा गए, वो याद रखें ये मुकदमे आगे जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये सजाएं ठहर नहीं सकेंगी। जिस तरह साइफर से हवा निकली, जिस तरह इद्दत केस से, इस तरह इन फैसलों का भी हशर होगा। लेकिन जो पाकिस्तानी बेगुनाह जेल भुगत गए और अभी भी इस सजा की इसमें रहेंगे, उनका कोई मदावा नहीं होगा। एक फायदा इस फैसले का जरूर हुआ, वो ये कि कम से कम सिविलियन जो है वो सिविलियन जेलों में तो आ गए। काबिल एहतराम शेर अफजल मुरव्वत साहब, आपने अभी ट्रिब्यूनल की बात की, यही मैं पूछना चाहता था कि मिलिट्री कोर्ट से जो सजा याफ्ता अफराद है, आप कानून पर गिरफ्त रखते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अब इनकी सजा याफ्ता अफराद जो है ये आर्मी चीफ के रूबरू अपील दायर कर सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, सदर पाकिस्तान को रहम की अपील की जा सकेगी। आसान जबान में जरा समझाए कि ये सजा याफ्ता जो अफराद है, अब PTI क्या हिकमत अमली बना रही है, हो क्या रहा है, और ये आगे से रिलीफ कहां से हासिल करेंगे आप? देखिए, इसकी एक अपील जो है वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत तो अपेलेट जुरिस्डिक्शन में लाई होती है, और इसके बाद आर्मी चीफ को एक इख्तियार मिला है मर्जी पिटीशन कह ले या रिव्यू पिटीशन कह ले। लेकिन कंकरेंटली लोग अगर जुरिस्डिक्शनल एरर पे अपील करना चाहें तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं,
इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। माजी में बहुत सारे फैसले चैलेंज हुए कोर्ट मार्शल के, और कालादिन भी हुए हैं, क्योंकि और माजी में तो फौजियों के ट्रायल हुए थे, वो चैलेंज होकर सेटिस्फाइड हुए हैं। ये तो सिविलियन के फैसले हैं, तो लाजिमन सिविल कोर्ट जो है यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ी इनका मिलान खातिर होगा। मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब 2-3 माह के अंदर ये सारे मुकदमे जो हैं वो हाई कोर्ट्स में आ जाएंगे, और फिर जो है यहाँ पे मिलिट्री ट्रिब्यूनल में जो शहादत कलमबंद हुई है, जिस अंदाज में तफ्तीश हुई, जिस अंदाज में ट्रायल मुनक्कद हुए, वो सबका जायजा लिया जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इन सजाओं को जो है वो सस्टेन रखे। शेर अफजल मरवत साहब, आपका नाम भी शेर है और आप हमेशा सच बोलने की पदाश में बहुत नुकसान भी उठाते हैं। आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सिर्फ इतना बता दे, बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में है, सजा काट रहा है, प्रॉब्लम में है, और इसके जिम्मेदार इस वक्त जो पीटीआई के कुछ मौजूदा क़यादत है वो भी है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले, जिस तरह मैंने अर्ज किया, खान साहब भी करते हैं। क़यादत अपने तय जो कर सकती थी, और बिलखसूस आप देखें कि 5-6 जो एहतजाज थे, जलसे जुलूस और धरने, उसकी क़यादत अली अमीन खान ने की, और जिस अंदाज में उसके साथ ट्रीटमेंट हुई। शेर भाई, खान तो कहता है एक जगह बैठ कर प्रोटेस्ट करो, उसकी मानी नहीं जाती। बुशरा बेगम और गंडापुर साहब लेके उसको डी चौक चले जाते हैं। कैसे खान फैसले करता है हजरत? मेरा ख्याल है, आप समझने की कोशिश करें कि किसी की मजाल ही नहीं हो सकती है कि खान साहब जो हैं वो एक फैसला करें। अलबत्ता आप इसमें गंडापुर साहब को गलत जो है कसूरवार ठहरा रहे हैं। गंडापुर साहब में उस एक गाड़ी में हमने ट्रेवल किया इस्लामाबाद के अंदर, उनकी मुकम्मल कोशिश ये थी कि हम यहाँ संजानी में रह जाते या फिर ज्यादा से ज्यादा हम 26 नंबर चुंगी से आगे न बढ़ते। अच्छा मरवत साहब, ये ऐसे मौके पर जब जरूरत है पार्टी को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की जो सियासी हों, जो मामलात को हल कर सकें, सुना कि फवाद चौधरी साहब को से पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, क्योंकि अच्छे खासे सियासी आदमी है वो। जी, शुगौर साहब जो हैं वो पार्टी के फिलवक्त चेयरमैन भी हैं, हमारे ऑफिशियल तर्जमान भी हैं, और उनकी बात जो है वो हो ही नहीं सकता है कि खान की इंस्ट्रक्शन के अलावा अपनी तरफ से वो कोई ऐड करे। असल में मसला ये बना हुआ है कि खान साहब के हवाले से वो तमाम लोग जो कि पार्टी छोड़ गए थे, और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को भी उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब खान साहब इस हवाले से कोई एक पॉलिसी डिसीजन करेंगे कि किन किन लोगों को इस यार्डस्टिक के तहत वापस लेना है। लेकिन उन्होंने जो है पहले से ही पीटीआई का जो है प्लेटफॉर्म जतलाना शुरू किया, जो और फिर दूसरा जो मसला था और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब को पीटीआई की आदत के साथ जो है पंगा लेना जो है वो भी इसका एक जवाब है, क्योंकि कोई एक भी ऐसा लीडर नहीं था जिसको फवाद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक शोज में हरफ तनकीद का निशाना न बनाया हो। मेरा ख्याल ये है कि अभी जो ये रद्द अमल आया है खान साहब की तरफ से और जिसका इजहार चेयरमैन बेशगोर साहब ने किया है, इसकी वजह ये है कि क़यादत ने खान साहब को बताया है कि जो जेल के अंदर जो मुलाकातें उनकी फवाद चौधरी साहब के साथ हुई है उसका इम्प्रेशन जो है वो कुछ सही नहीं किया है, और मतलब जो है इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं। इसको जाहिर करने के लिए खान साहब ने जो है ये इक़दाम दिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इससे ये हरगिज़ अखज़ न किया जाए कि इन तमाम लोगों का चैप्टर दायमी तौर पर क्लोज हो गया जो पार्टी को छोड़ गए थे, क्योंकि खान ने बारहा कहा है कि जब भी वो बाहर आएंगे तो उसका वो फैसला करेंगे और इसके लिए एक यार्ड स्टिक बनाएंगे कि जो लोग मर्जी से गए या अपनी गलतियों को ताइयों या ब्लैकमेल होके गए या वो लोग दूसरे कैटेगरी के जिनको जाने के लिए मजबूर किया गया, ज़ुल्म और तशद्दुद किया गया या फैमिली के लोगों को जो है हरासा करके, तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। ये तब होगा जब खान साहब बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी भट्ट साहब, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है, आपको इस वक्त तवक्को क्या है? देखिए प्रैक्टिकली बात यह है
कि एक तरफ आप सजाएं तेज कर रहे हैं, एक तरफ आप केसेस तेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कमेटी में बहुत सारे वो लोग हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब से किसी भी तरह की बात बने और वो दोबारा उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस मिले। क्या लग रहा है? और नहीं बाजवा साहब, कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है, सियासतदान इकट्ठे होने लगे हैं। इस खाकसार ने आपको जुमे का प्रोग्राम उठा के देखने कहा था, हफ्ते को सजाएं हुई, 25 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई, साथ यह भी कहा था कि मंडे वाले दिन बड़ी सजा होगी, लेकिन नहीं, रुक गई है। 190 बिलियन पाउंड का फैसला जो है कल पीर के रोज सुनाया जाना था और रोक दिया गया है। और इमरान खान को खुशखबरी दी है कि भरा बह के गल कर ले। अच्छा, इसके साथ सीबीएम है ना, एक तरह का सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और सर जी ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बानी चेयरमैन कहे कि आप हुकूमत में बैठे हैं, आप रिलीफ देते जाए, मैं रिलीफ लेता जाऊं। नहीं, गिव एंड टेक, कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। अब जो ड्राफ्ट बन रहा है बाजवा साहब, आपका भाई के पास थोड़ी सी पॉइंट्स है। क्या बोला? पॉइंट ये है मेरे पास कि जो पीटीआई का मेरा एक बाएतमाद सोर्स है, उसने मुझे को कहा कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें 5000 का फिगर दिया। उसने कहा 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार की है पीटीआई ने, और सबसे पहला नाम जो है रिहाई का बानी पीटीआई चेयरमैन का रख दिया। तो क्या है इसमें? अब तो फिर रफड़ अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा है, अब फिर आप कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन मुझे उससे पहले एक बात बताएं ना भट्ट साहब, देखिए अदालत ने फैसला देना था, नैब ने उसको प्रोसिक्यूटर का रोल अदा किया 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर। अदालत ने वो सुना, गो के ज़ाहिर अडियाला जेल में उसकी समातें हुई, हम तो नहीं देख सके कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के क्या दलाइल थे, लेकिन फैसला महफूज हो गया, वो सुनाया जाना था। अब यूं लगे ये तासुर जाए दुनिया भर को कि फैसला अब डिले हो गया, और अदालत ने किसी के कहने पे ही डिले किया होगा ना कि चलो जी कल नहीं सुना दे, परसों सुना देंगे, तो तासुर क्या जाता है कि यार ये तो फिर बड़ा मेहनत सा मामला लग। बाजवा साहब देखिए, अदालत होती है, वो किसी के कहने पे नहीं करती, अदालत का मूड है। अदालत का हाई कोर्ट का जो जज है, मैंने एक जज को लाहौर एयरपोर्ट पे देखा जजी लगाए हुए, आ गया मैदान में। ये तो ट्रायल कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट है, लेकिन उसके अलावा मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी ये कल अदालत ने ये अनाउंस किया कि हम कल फैसला नहीं सुना रहे। ये आपके भाई की खबर है। एग्जैक्टली इसी तरह से बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी ये खबर दे रहे हैं ना, खबर कहीं से तो आई है, अदालत से तो नहीं आई। अदालत खबरें तो नहीं दिया करती कि हम कल फैसला देंगे या नहीं देंगे, या सजा देंगे या नहीं देंगे। मैं नहीं, हम सूंघ लेते हैं ना यार, स्मेल कर लेते हैं साफी, वो आनियां जानियां होती हैं। अगर मंडे को फैसला आ रहा हो, फिर फाइलां जो है ना उसको सीधा पतरा किया जाता है, फाइलों के ऊपर इस्त्री की जाती है, रीडर जेड़ा ना वो बोस्की दा कुर्ता पा के आंदा। फिर चलें जी, अल्लाह करे, दुआ है कि आगे पाकिस्तान बढ़े। अगर इस तरीके के जो हम अभी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा ले और दे और ये डिले का भी मामला, उसमें कोई अगर किसी किस्म की मसलहत है पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है, आगे चलना चाहिए, अल्लाह इसमें बरकत डाले। एक और बड़ा ऐसा मसला है कि उस पर भी बड़ा दिल दुखता है और परेशानी भी बहुत है, वो इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैं पिछले दिनों देख रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो उसमें जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा पीपल व्यू दैट कंटेंट, पीपल वॉच दैट कंटेंट, मज़ा आता है उनको वो देखने में। जिसमें आपके जहन में होगा कि जो ड्रामाज होते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, सीरीज़ चल रही होती हैं, अच्छा उसकी जैसी भी उनकी स्टोरीज़ हो, जो मामला, तो वो सबसे ज़्यादा नहीं देखते लोग। उससे ज़्यादा जो लोग एंटरटेन होना चाहते हैं वो फैमिली व्लॉग्स देख कर होना चाहते हैं। यानी कि आपके सामने ये मुख्तलिफ नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, बट यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं तो देख के बंदा अच्छा खासा डिस्टर्ब भी हो जाता है एट टाइम्स। तो दो इस वक्त डिबेट्स उस हवाले से जारी हैं कि फैमिली व्लॉगिंग जो है ये क्या हमारे अखलाकी रवैयों के लिए को ख़राब कर रही है, किस तरह से तब्दील कर रही है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गिव इट टाइम, ये थोड़ा सा अपना वक्त लेगी और उसके बाद ये खुद ही जो है ना नोक पलक इसकी समझ जाएगी और इस तरह की चीज़ें खुद ही सिफ्ट एंड सॉर्ट फिल्टर आउट हो जाएंगी।
लेकिन तीसरी जगह पे कहा जाता है कि यार जो कोई देखना चाह रहा है तो इस वजह से वो बना रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो व्यूज़ इस वजह से उन लोगों के आते हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनको देखने वाले मुयस्सर हैं इतने सारे। तो खैर इस गुफ्तगू इस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच शाह जी आपके वक्त का। आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, आपसे हम सीखते हैं इन हवालों से बहुत सारी चीज़ें। अभी पिछले दिनों मैंने आपका एक पॉडकास्ट भी इस हवाले से देखा। ये सबसे पहले ये जो डायलेमा है, ये जो मखमसा है, ये मेरी तो ज़रा पहेली सुलझा दीजिए कि ये क्या है? ये ठीक है फैमिली व्लॉगिंग, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार अगर कोई देख रहा है तो हम दिखा रहे हैं ना, और सबसे ज़्यादा देखते लोग इस चीज़ को है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कंटेंट भी बेहतर हो जाएगा। आपको क्या तकलीफ है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोग हमें ये बात करते हैं, तो इस पर बताइए ज़रा। देखिए अकबर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक आपने कहा इसका इम्पैक्ट होना चाहिए फैमिली व्लॉगिंग को या नहीं, इस पे एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इस तरह से है कि जिस नौइयत का कंटेंट, और जो अहम बात है वो ये है कि अगर इनके आप मैट्रिक्स देखें तो 60% जुवेनाइल ऑडियंस है, यानी कि बच्चे इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर में ओवरऑल जो एक थीम है वो ये है कि एक आसान तरीन जिंदगी दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ कंज्यूमर कल्चर दिखाया हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर दिखाया, और सिर्फ ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नई गाड़ी लेने से, ब्रांडेड कपड़े पहन, घड़ियां पहनने से, और साल के 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स अगर आप कर रहे हैं तो ये ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है तो फिर तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाटएवर यू हैव। तो इसमें जिस नौइयत का कल्चर दिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आप फैमिली को क्यों दिखा रहे हैं या अपनी प्राइवेसी को क्यों ब्रीच कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली अप टू दीज पीपल। लेकिन फेक प्रैंक्स करके दिखाना जिसमें किसी को एबडक्ट कर लिया है, किसी को अगवा कर लिया है, बाद में एक दूसरे से पैसे मांग रहे हैं, या फिर शादियों पे कवाली नाइट्स करवा के पैसों की बौछार करना और पैरों तले पैसों को फेंक कर ऊपर चलते हुए नाच कर दिखाना, मेरा ख्याल है कि इसमें मॉरल एंड हो या ना हो, लेकिन ये सिकनेस है बेसिकली। ये एक ऐसी सिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है कि इसके रिजल्ट में जो ऑडियंस जन्म ले रही है, ना उनका अटेंशन स्पैन बचा है, ना उनको कोई, हम ये कह सकते हैं कि उनको हार्ड अर्न्ड मनी की या फिर जिंदगी में कोई स्ट्रगल करने का मैसेज दिया जा रहा है। वो सिर्फ ये है कि आप उठें, एक वीडियो बनाएं, डॉलर कमाएं और बात खत्म। तो ये जो इजी मनी का पोर्ट्रेयल है। दूसरी चीज़ ये कि कंज्यूमरिज्म की इंतहा है कि इसको देख के जो डिप्रेशन में लोग मुब्तला हो रहे हैं, ब्रांड कल्चर, कंज्यूमर कल्चर। एक बच्चा जो इस तरह का वीलॉग देख रहा है, जो कह रहा है कि ये जर्मन गाड़ियां और ब्रांडेड गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, वो अपने वालिदैन से मुतालिबात कर रहे हैं बगैर कुछ किए, क्योंकि इसमें एक डेलिबरेट स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग की जाती है। शाह जी, बात आपकी ठीक है। मैं सिर्फ इस बात पर रोशनी डालिएगा। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं, मैं तो उनकी बात मैं सोच रहा हूँ कि यार वो देख रहे हैं तो वो जो बना रहे हैं वो तो उन देखने वालों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु आर वाचिंग इट? एग्जैक्टली मेरा, अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा हो तो मेरा भी स्ट्रेस इसी पर है कि पहले वो दिमाग क्रिएट किया गया है जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है, और फिर ये कंटेंट प्रोड्यूसर्स बने हैं। क्योंकि पहले आप मार्केट करते हैं, जब भी आप मीडिया में आते हैं या सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि देखा क्या जा रहा है, ट्रेंड में क्या चीज़ है। ये चीज़ ट्रेंड में इसीलिए आई है कि पहली चीज़ तो ये है कि एंटरटेनमेंट सेंट्रिक किस्म की साइकोलॉजी यहाँ क्रिएट की गई है, जिसमें सीरियस आइडियाज़ पे कोई डिबेट नहीं होती। सोशल मीडिया में के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी फिलोसॉफिकल हो या साइंटिफिक हो या एजुकेटिंग हो, वो बताई नहीं जाती। मीडिया लिटरेसी करना पड़े जिसमें, जी, वो मीडिया लिटरेसी का जो फुकदान है ना, ये उसका। तो अब अगर जो जेनजी जो अब आ रही है वो किसी किस्म के सीरियस आइडिया को मेंटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबली वक्त अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 to 8 सेकंड का रह गया है। ये रील कल्चर, वाइब कल्चर ने एंटरटेनमेंट साइकोलॉजी को इतने बड़े पैमाने के ऊपर क्रिएट किया कि फिर उसके रिजल्ट में इस तरह की व्लॉगिंग शुरू हुई है। और अब जाहिर बात, एक इंसान एनालिसिस करे कि YouTube के ऊपर सबसे बड़ा मार्केट कैप क्या है, तो वो फिल वक्त यही है, वो फिर यही करना शुरू हो जाएंगे। तो पहले वो दिमाग क्रिएट हुए हैं जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और ब्लेम उन्हीं को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूर नहीं है, उनका इसीलिए कि पेरेंट्स रेगुलेट ही नहीं करते। बच्चों को डिवाइस पकड़ाई हुई है, 12-12, 10-10 घंटे का बच्चों का स्क्रीन टाइम है। स्पेक्टिकल्स लगे हुए 8-10 साल के बच्चों को ग्लासेस लगे हुए हैं। हमारे दौर में तो इसीलिए मार पड़ती थी कि बच्चा बाहर से घर नहीं आ रहा। आजकल घर से बाहर ना स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर पे कोई ध्यान है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल के बच्चों को वैसे ही बैन कर दिया स्मार्टफोन। हमें भी यहाँ रेगुलेट
करने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करना है। फिलहाल नहीं पता। पेरेंट्स भी सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को एक डिवाइस कि ये हमें तंग ना करे, ये बैठ के जो मर्जी स्क्रॉल करता रहे उसके ऊपर, तो फिर उसके रिजल्ट में इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूसर भी पैदा होता है और कंज्यूमर भी पैदा होता है। और इसका इम्पैक्ट यही है कि डिप्रेशन है। मैंने बहुत से बच्चों को सुसाइडल होते हुए देखा है कि अगर वो दिन रात ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ तो उनको वैसे ही बर्बाद दिखना शुरू हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको तो मैस साइकोसिस कह सकते हैं साइकोलॉजी की जुबान में, कि आपका रियलिटी का अंदर से ही खराब हो जाता है। उसके बाद अच्छी भली जिंदगी बर्बाद इसलिए लगती है कि आपके पास वो चीजें नहीं है जो आपको ये व्लॉगर्स दिखा रहे हैं। काबिल एहतराम शाह जी, हम सहाफियों का काम ही यही है कि माशरे की जो भी चीजें हैं उनको मंजर आम पर लाना ही हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इस वक्त हम ये मार्केट में ये चीज़ जो देख रहे हैं वो ये है कि पहले बच्चा कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, फौज में जाऊंगा, पायलट बनूंगा। अब बच्चा कहता है मैं फलाना बनूंगा और इस तरह के नाम लेता है, यानी कि वो कहता है कि मैं अब बड़ा व्लॉगर बनना चाहता हूँ। ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। शाह जी मुझे ये बताएं, हुकूमत को क्या करना चाहिए, जिम्मेदार कौन है इसका, और ये इसमें खामोश रहे और इस बात को हम दबाते रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ना, मीडिया लिटरेसी के प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे। हमारे सोशल मीडिया पे, सियासत में भी जो कुछ हो रहा है ना, वो भी मीडिया लिटरेसी के फुकदान की बहुत बड़ी वजह है कि लोग फेक न्यूज़ को इतनी आसानी से आगे फैला देते हैं कि उन्हें ना वेरीफाई करना आता है कौन सा कंटेंट कौन सा नहीं, ना उन्हें ये समझ आती है कि क्या कहानी, क्या अफसाना, क्या फैक्ट है, क्या दलील है, क्या मंतिक है। यहाँ भी यही चीज़ है कि अगर हुकूमत इस तरह के मीडिया लिटरेसी के प्रोग्राम्स क्रिएट नहीं करेगी या बच्चों को जिस कदर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दे दी गई है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून साजी नहीं करेगी, तो फिर आपने छोड़ दिया है माशरे को अपने हाल पे। आप ये ना समझें कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये है कि बच्चे एंटरटेन होते रहेंगे, इसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पर भी आएगा। कल को यही बच्चा जब वोटर आकर बनेगा 18 साल की उम्र में, तो उसे नहीं मालूम होगा कौन सा सियासतदान मुल्क के लिए ठीक है, कौन सा नहीं। तो ये चीज़ है ना कि एंटरटेनर्स का अगर ग्लोबली एक राइज हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर रियासत कुछ नहीं कर रही, खामोश बैठी हुई है हुकूमत, तो ये आप आने वाली जनरेशंस को इस फास्ट पेस पे बर्बाद कर रहे हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है उस चीज का। नहीं, आप क्या ये हमें समझा रहे हैं कि जो शादियों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं या गाड़ियों की नुमाइश कर रहे हैं, या अपनी एक मैं व्लॉग देख रहा था, वो कहता खाला जी आए ना, खाला जी को देखे, खाला जी क्या कह रही हैं, इन अफराद पर FIR होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखें उसके वो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो 3, 4, 5 इस तरह के लोग होंगे ना जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उन पर तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर एक जाली प्रैंक आप बना के दिखा रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त को अगवा कर लिया और मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, तो जो बच्चा देख रहा है वो अपनी ज़िंदगी में भी वही करना शुरू हो जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन जो दिमाग ये पैदा हो गए हैं, इनको अगर इनकी इस्लाह ना की गई तो ये तो करोड़ों बच्चे हैं ना जो ये सब कुछ देख रहे हैं। आप नंबर देखें कि एक बेस्ट जो न्यूज़ शो होता है ना पाकिस्तान में, उसको भी मैक्सिमम 5 से 6 लाख लोग देख लेंगे, लेकिन ये हर रोज जो एक व्लॉग करते हैं 2 से 3 मिलियन, 30, 40 लाख लोग बैठकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसे जमीन पे फेंके जा रहे हैं, सोने की घड़ियां गिफ्ट की जा रही हैं, जंगली जानवर गिफ्ट दिए जा रहे हैं पिंजरों में बंद करके, वाइल्ड लाइफ वाले छापे मार रहे हैं बाद में। तो ये इस नौयत की सिकनेस पैदा हो गई है कि हमें अब उस दिमाग का कुछ करना है जो रोजाना की बुनियाद पे ये कंज्यूम करी जा रहा है। मैं ये देख रहा था शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि जो इस तरह के प्रैंक्स करते हैं जिसमें जुर्म इन्वॉल्व होता है, उस पर तो यकीनी तौर पे होना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल पता है क्या है, वो ये है कि एक छोटी सी बात अर्ज करूँ कि उर्दू व्हेन इट वाज अ नेसेंट लैंग्वेज, अभी ये बनी थी, तो उसके कुछ अरसे के बाद शाह वलीउल्लाह साहब ने फारसी में तर्जुमा किया कुरान का और उनके बेटे शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में तर्जुमा किया, तो उनके खिलाफ फतवे आ गए कि इतनी लच्चर जबान के अंदर इतने पाक कलाम का तर्जुमा कर दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उर्दू कह लें कि मतलब वो बिल्ड होती अब वो जुबान है कि समझा जाता है कि भाई मजहबी उर्दू जुबान में है। हिंदी उर्दू तनाज़ा भी उसमें एक मजहब का बहुत बड़ा रोल था। ड्रामा की बात करें तो वो स्टार्ट में कुछ और था, आगे उसकी शक्ल कुछ और निकल गई। ये बात करने का मकसद ये था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि लेट इट बी, ये जो कंटेंट बन रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेगा, ये आगे इसी में से कुछ अच्छी बेहतर शक्ल भी निकल आएगी, लोग भी ज्यादा बेहतर व्यूअर्स बन जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये बकवास है और ये बेहतर चीज है, उस तरफ आ जाएंगे। तो डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, नॉट एट ऑल। उसकी वजह यह है कि ये इसमें लीनियरिटी नहीं होती कि मुआशरा बेहतरी की तरफ ही ट्रैवल करता है और अगर हर चीज़ को इस तरह से छोड़ दिया जाए, जो लिटरेसी रेट्स या फिर जो किताब पढ़ने की एवरेज थी एक इंसान की, वो इतनी तेज़ी से डिक्लाइन की है कि अगर आप
कि अमेरिका के अंदर लिटरेसी देखें तो वो 70 to 80% थी मेल्स में, अब आकर पाकिस्तान में आज तक उतनी नहीं है। या दीगर मुआशरों में अगर आप देख लें तो जो मुकाम पहले फिलोसोफर्स का या इंटेलेक्चुअल्स का था अब आकर ना होने बराबर है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी क्लास हम पैदा कर रहे हैं माशरे में, वही कल को सिटीजनशिप को भी परसुएड करेगी कि हमारी तरह बने। जिस तरह आपने अभी कहा कि अब तो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने बड़े होकर फैमिली व्लॉगिंग करनी है, तो मसला ये है, वो प्लेटो ने गालिबन ये कहा था कि जिस किस्म की सेलिब्रिटी क्लास होगी एक माशरे के अंदर, उसी तरह की आवाम जो है वो आइडियलाइज करेगी गोल्स को। अगर हमारी सेलिब्रिटी क्लास ये है कि एक ऐसा इंसान जो अपने 5 फैमिली मेंबर्स को लेकर रोज कैमरे पे बैठ के पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा है और अपनी घर की खवातीन को मुगल्लिज़ात या अजीब चीज़ों से एड्रेस करके बुला रहा है और उसको लोग सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, पुलिस वाले तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उसके साथ थाने में खड़ा करके फोटो सेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को, बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आइडियलाइज करो कि उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलना है। तो शाह जी, अगर जो बात आप कर रहे हैं, माजरत चाहता हूं फैमिली व्लॉगिंग की, फैमिली व्लॉगिंग पर आप एतराज कर रहे हैं, जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो सियासी इश्यूज पर सो कॉल्ड अफराद जो हैं वो भी तो सियासी मुबस्सर बन गए हैं, वो उन पर आपको एतराज नहीं है, इस पर एतराज है, क्या कहेंगे? नहीं, उस पे देखें, वो भी एक अपना जर्नलिज्म के अंदर जो क्राइसिस है उस पे भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ सियासत के अंदर भी जो चेंजेस 5 से 10 साल पहले से आना शुरू हुए हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं समझ सक रही उसको अब तक कि हुआ क्या। दरअसल जिस नौयत का मॉडर्न वोटर या जो अभी जेनजी का बच्चा जिसको ID कार्ड मिला, जिसने वोट देना शुरू कर दिया, ये नहीं समझते कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं या उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसका जो है ना वो इंटेलेक्चुअल सेटअप किस तरह का है। उसको परसुएट करने के लिए, टारगेट करने के लिए जिस नौयत की पॉलिटिक्स भी चाहिए थी वो हमारे सियासतदानों से नहीं हो रही, क्योंकि जेनजी जो है वो फिलवक्त बिल्कुल एलियनेट फील करती है इस सियासी क्लास से। इसी तरह सहाफत के अंदर आप देख लें जो क्राइसिस है कि अंबार लगा हुआ है फेक न्यूज़ का, ट्विटर अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बॉट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा AI जनरेटेड इमेजेस अभी रिसेंटली इस्तेमाल हुए हैं। ये जो है ना ओवरऑल दरअसल एक एंटरटेनमेंट साइकोलॉजी का क्राइसिस है जो सियासत में भी रिफ्लेक्ट होगा, मुआशरे में भी होगा, हर तरफ होगा, और ये ग्लोबल ट्रेंड है। आप देख लीजिए कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का सदर है वो दरअसल कॉमेडियन था। डोनाल्ड ट्रंप। शाहजी, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या आपकी राय में ये भी मामला हो सकता है कि एक जो दूसरी तरफ अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं वो उनको उतना बड़ा चैलेंज नहीं दे पा रहे जो इस तरह का फिकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? मतलब तकाबुल में जब लोगों को कुछ बेहतर देखने को मिलेगा तो दे माइट स्विच देयर। देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो कभी भी इसको कम्पीट इसलिए नहीं कर सकेंगे कि जो पेचीदा और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं ना, उनको पढ़ने सुनने वाला, देखने वाला हमेशा कम नंबर में होता है। और ये जो हर्ड मेंटालिटी है, जो बहुत बड़े नंबर में किसी भी आवाम को लुभाने के लिए कंटेंट बनाते हैं, इनसे जीतना उस तरह से मुश्किल है जब तक आप शहरियों को लिटरेसी नहीं देते, उनको ये नहीं बताते कि इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है, और बच्चों को रेगुलर नहीं करते कि वो लिमिटलेस यूज़ ना करें टेक्नोलॉजी का। थैंक यू वेरी मच शाह जी, बड़ी डिटेल में आपने इस पर बात की, और ये चीज़ तो तय है कि इस पर कुछ रोल माशरे का, हमारा सोसाइटी का और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट का भी है, वो तो कम अज़ कम प्ले करें, फिर उसके बाद गिले शिकवे करता अच्छा भी लगता है इंसान। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहें। वेलकम बैक जी। ज़िला कुर्रम में जो फ़िरका वाराना एक कशीदगी है वो कई माह से जारी है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या वो हमने आप रिपोर्ट भी किया था कि एक मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िले पर जब हमला हुआ, 45 के करीब अफराद तब मारे गए, उसके बाद और बहुत सारे दोनों तरफ से, दोनों अतराफ से एक दूसरे के लोग मारने का सिलसिला जारी रहा। बहुत अफसोसनाक। खैर, उसके अलावा अब अगला उससे अफसोसनाक मामला ये आ चुका है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने वहाँ पर जन्म ले लिया है। 2 महीने के लगभग हो रहे हैं, अभी तक रास्ते नहीं खुलवाए जा सके वहाँ पे। और सूरत हाल ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे, उधर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बताया कि चूँकि तरसील नहीं है अदविया की, खाने पीने की चीज़ों की और दीगर ऐसी इमरजेंसी की अशिया जो चाहिए होती हैं किसी भी जगह पर इंसानी जान को बचाने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए, तो उनके बायस अस्पतालों के अंदर अद्वियात की अदम फराहमी के बायस 29 बच्चे इस वजह से जान की बाजी हार गए हैं कि अद्वियात वहाँ पर नहीं पहुँच रहे।
और शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर क्या करे, कोई मातम ही कर सकते हैं, इस पर नोहा गुनाह हो सकते हैं कि यार रास्ते नहीं अभी तक खुलवा सके। हम विफाकी हुकूमत हो गई और दूसरी तरफ से सूबाई हुकूमत हो गई, ये कोई लड़ाइयाँ करने वाली, और अभी तक ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में? ये असल में कहानी है 100 कनाल जमीन का, ये तनाज़ा है बरसों का, और गुलाब मिली खेल और मदगी जो कबाइल के दरमियान ये जंग है। अच्छा, इस जंग में जितने भी अब तक जिरगे हुए हैं उनके फैसलों और तय पाने वाले जो मुआहिदों पर अमल दरामद ना करवाना जो है वो इस तनाज़े के बार बार सर उठाने की वजह बन रहा है। सही। अच्छा, अब कहानी इसमें यह है कि सड़कों की बंदिश हो गई, जैसे आपने भी फरमा दिया, LPG, फल, सब्जियां, अद्वियात, 29 का एग्जैक्ट फिगर आपने दिया, बच्चे समेत 200 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बक हो चुके हैं। मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ बाजवा साहब, हमारी पाक फौज, हमारी हुकूमत ईमानदारी से सर तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि गैर मुल्की जो है कुछ साजिशी टोला वो इन अफराद को उछाल रहा है, वो लड़ाई फसाद डाल रहा है। ये जो पुराना मसला है भट्ट साहब, क्या 100 कनाल बताया आपने कितनी? जी, 100 कनाल जमीन का टोटे से ये बात शुरू हुई थी। चक्कर क्या है? 100 कनाल किसका है, किसको चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, उस 100 कनाल का तनाज़ा रियासत पाकिस्तान हल नहीं कर सकी। हाँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 सिर्फ इतना सा मसला है, कोई बहुत बड़ी को प्रॉब्लम वाली गल नहीं, एक जमीन का 100 कनाल का टोटा है। भट्ट साहब, वहां से जो अफगानिस्तान इन रोड कह लें, वहां पे जो रूट कह लें या फिर एंट्रेंस कह लें, उसका भी तो एक मसला है ना वहां। 100 कनाल था, मरियम नवाज ने साफियों को दे दिए 100 कनाल, ये साफियों को प्लाट मिल गए वैसे मैं उसकी स्ट्रेटेजिक जो दर्रा कह लें आप उसको, जहां से पारा चनार वाली राइट साइड से अगर जिला कुरम से जो अफगानिस्तान में जो एंट्रेंस है या उधर से एग्जिट क्या सदर मकाम का लफ्ज यूज कर लेना आप, चलो यूं कर, जिला करम का यूं कर लें तो। अच्छा, वहां उसका भी तो एक मसला है ना, यहाँ से कोई चाहता है कि ये रास्ता खुला रहे, किसी को हाँ, सूट नहीं करता कि रास्ता बंद हो। पर कोई ये चाहता है रास्ता खुला रहे, और वो कौन चाहता है? कुछ साजिशी टोले हमारे हमसाया इधर है, कुछ उधर हैं, वो चाहते हैं कि फसाद पड़े। ये एक खेल है बाजवा साहब जो दिन ब दिन हो रहा है, लेकिन आपकी वसातत से मैं हुकूमत से कहूंगा कि बस एनफ इज एनफ। और यार बड़े बंदे मर गए ने, जो एक्शन लेना है अब आपको ले लेना चाहिए, अब डू एंड डाई पर आ जाना चाहिए। इस तरह जो है वहां के जो बच्चे, अच्छा उन्होंने ये बात ही पता कि नहीं, 4 लाख बंदे का मसला जी, कुछ 10-20-50 हज़ार बंदा नहीं होते रहता। कई दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादियां इसके करीब करीब है, छोटे ममालिक। 4 लाख बंदा की जो आबादी वाला ये इलाका है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो KP के वजीर आला कहते हैं मेरे पास गन है, मेरे पास कलाशनकोफ है, लेके जाओ ना उधर डी चौक जो आंदे हो, उधर जाके ये मसला किस, ये मरियम नवाज ने करना है, ये वजीर आला सिंध ने करना है? नहीं, ये KP के वजीर आला ही इज रिस्पॉन्सिबल। और जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनका क्या रोल होता है भट्ट साहब? वो कौन वोट लेके आया था? जो शहबाज शरीफ वोट लेके आया, उतो वोट लेके तो KP के था वजीर आला है, वो पारा चनार का असल जामन है, उसके बाद शहबाज शरीफ और बाकी मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं मैं अर्ज करूं फिर अगर आपने इस लॉजिक पर रहना है तो इसका मतलब तो बड़ा सादा सा है कि अगर वोट लेके कोई बंदा नहीं आया तो उसको इतनी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एन इंटीरियर मिनिस्टर देनी ही नहीं चाहिए इन फर्स्ट प्लेस। आप यही कह रहे हैं ना? यार बुनियादी जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना। मैं लाहौर ब्यूरो का ब्यूरो चीफ हूँ, मेरी जिम्मेदारी, मेरे उत्ते इमरान यकूब है, इमरान यकूब साहब की बाद में जिम्मेदारी, बड़ा असर हो गया ना, मैं छोटा हो गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल ना लाहौर ब्यूरो। इसी तरह KP के इज इक्वल टू करम, ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो बिल्कुल नाकाम है मैं समझता हूं। नहीं, ये तो फिर आप देखें वहां पे अगर पुलिस के बस में मामला नहीं है फिर अगेन इंटीरियर मिनिस्टर के। अच्छा वो यार तो जब आप बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और डी चौक पे चढ़ाई करेंगे तो ये ऐसे ही होगा, असल मसाइल पे तवज्जो नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा, यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब का जो चेयरमैन PCB भी हैं साथ, एक और इतनी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है इस वक्त पाकिस्तान में। ये जो मामला है कुरम वाला, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसके रेपरकशंस हैं क्या, उसमें उनका बिल्कुल किसी की तरह का कोई कसूर नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? बुनियादी सर ये सबकी जिम्मेदारी है। पहली तो बात यह है कि इस तरह का क्राइसिस पैदा हुआ, ऐसा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वहां पे, तो बनता यह है कि उधर वफाकी और सूबाई हुकूमतें इनको इस चीज पर लड़ना नहीं चाहिए। देन स्टेट शुड कम इनटू एक्शन, स्टेट को इसको रिजॉल्व करना चाहिए। जो अच्छा, वो जरगे वाला मसला जो अली अमीन गंडापुर ने हल कराया, मैं शाबाश देता हूं गंडापुर को, उसने जरगे वाला मसला हल कराया, एवीओ करावे,
क्यों नहीं करा रही है, क्यों खामोश है, जरगे वाला से डर रहे हैं? तो आपको याद है ना जब जरगे वाला मसला हुआ था उस वक्त आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था जो इस जरगे में जाएगा मैं उसका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दूंगा, याद है आपको? ये भी एक मामला हो चुका है वैसे बीच में। अच्छा फिर जो करना है मोहसिन नकवी ते शहबाज शरीफ ने करना है, मिलकर करना है, केपीके देखा दो समझ आ रही भाजपा साहब, सबने मिलकर करना है। लेकिन बहरहाल ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है मामला, इसको अब रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए। ये इस तरह की चीजें और रियासत के सामने, रियासत पाकिस्तान के सामने ये जो छोटे मोटे तकरीबकार जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मैं 100% एग्री करता हूं आपसे कि उनकी इसमें बदनीयती, उनकी तकरीबकारी इसमें शामिल है, लेकिन रियासत सच्ची बात है केपीके और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, मोहसिन नकवी को, सबको मिलकर हल करना चाहिए। बट सब हो चुका है, मैं उसको भी सानिया ही समझता हूँ। खैर प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।